दोस्तों, आज हम लोग समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागर नितल के उच्चावच टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में 8 से 9 टॉपिक रखे गए हैं। जैसे कि पहला टॉपिक जो भी आज हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है महासागरीय नितल की उच्चावच। इसके बाद अगला टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान। फिर अगला टॉपिक है महासागरीय जल की लवणता। इसके अलावा महासागरीय जलधाराएं, फिर महासागर में आने वाले ज्वार भाटा, फिर महासागरीय निक्षेप यानी जो निक्षेप होता है, इसके अलावा प्रवाल भित्ति, इसके अलावा महासागरीय संसाधन, ये सब टॉपिक है। अब इसमें आज का जो पहला टॉपिक है महासागरीय नितल की उच्चावच। पहले तो इसका मतलब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब देखिए, अंग्रेजी में इसको हम लोग लिखते हैं ओशन बॉटम रिलीफ। ओशन बॉटम रिलीफ, ओशन का मतलब हम लोग समझ ही रहे हैं महासागर, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम का मतलब ये है, अंग्रेजी ज़्यादा बढ़िया समझ में आ रहा है। और नितल, जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी तो है ही, ये मान लीजिए स्थलखंड है, तो ये मान लीजिए पृथ्वी का सागरीय जल वाला हिस्सा, सागर वाला हिस्सा है। ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये महासागर है, मान लीजिए प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो ये जो ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग बोलते हैं तल, और इसे बोलते हैं नितल। ये बोलते हैं, इसको नितल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसी को अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं सरफेस, और इसको लिखते हैं बॉटम, ठीक। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उच्चावच होगा वो यहाँ से, इसी से ये इसी से इसका रिलेशन होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलीफ हम जब भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूआकृतिक विज्ञान में जब हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के उच्चावच, उसमें मिलता है उच्चावच मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और उच्चावच का मतलब एक चीज और जानना जरूरी, उच्चावच में न केवल ऊंचाई वाली स्थलाकृतियां बल्कि जो है निचाई वाली स्थलाकृतियां भी आती है। तो उच्चावच का मतलब, रिलीफ का मतलब बराबर ऊंचाई वाली स्थलाकृतियां प्लस निचाई वाली स्थलाकृतियां। ये अपना दिमाग में रखिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप उच्चावच का मतलब भी जान गए हैं और इसका मतलब। अब ये जानना जरूरी, उच्चावच 3 प्रकार की, उच्चावच की 3 श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 उच्चावच की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फिर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ये 3 श्रेणी के हैं। इसमें महाद्वीप और एवं महासागर आते हैं। इसमें पर्वत, पठार, मैदान आता है। इसमें नदी द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, परिहिमानी क्षेत्र में, फिर भूमिगत जल द्वारा काष्ठ क्षेत्र में
जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसको हम लोग यहाँ रखते हैं, तृतीय श्रेणी की उच्चावच रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उच्चावच का मतलब ये होगा ऊंचाई और निचाई दोनों स्थलाकृतियाँ आएंगी और उच्चावच की श्रेणियाँ हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक। देखिए, महासागरीय निकल के उच्चावच ये टॉपिक है। अब इसमें पहली बात तो ये है कि आपको परिचय देना होगा। अगर इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग करें तो इसमें हम लोग परिचय और फिर महासागरीय निकल के उच्चावच को कुछ प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया। तो महासागरीय निकल के उच्चावच, महासागरीय उच्चावच ये प्रमुख भाग, ये हो गया। फिर महासागरीय उच्चावचों का वितरण, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, परिचय हो गया महासागरीय निकल के उच्चावच के प्रमुख भाग के प्रमुख भाग। अब देखिए, जब महासागर स्टार्ट होता है जहां से, जिसे हम लोग बोलते हैं तटीय क्षेत्र, वहां से लेकर के महासागरीय नितल तक, महासागर अगाध अगाध महासागर महासागरीय भाग, जब समुद्र का बीच वाला भाग वहां तक, तो जो उच्चावच है उनको हम लोग कई कैटेगरी में रखते हैं। तो पहली जो कैटेगरी होती है, जैसे मान लीजिए अगर इसको हम लोग और स्पष्ट करना चाहें तो मान लीजिए हम चित्र बनाते हैं इस तरह से, जैसे ये ये मान लीजिए स्थलखंड है, स्थलखंड, ये मान लीजिए ये भी स्थलखंड हो गया है। अब देखिए, जो अब मान लीजिए पानी ऐसे भरा है, इसको मान लीजिए महासागर, ठीक, महासागर है। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये इसे हम लोग नंबर 1 लिख देते हैं। मान लीजिए नंबर 1, ये वाला जो हिस्सा नंबर 2, इसको लंबा बना देते हैं। नंबर 2 हो गया, यहाँ पे नंबर 3 हो गया, ये पूरा हिस्सा नंबर 4। नंबर 1 ये जो हिस्सा है नंबर 1, इसी को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक। और नंबर 2 महाद्वीपीय महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल। नंबर 3 महाद्वीपीय उभार। नंबर 4 गंभीर गंभीर सागरीय मैदान, गंभीर सागरीय मैदान, ठीक है। अब ये आपके 4 प्रमुख भाग हैं इसके, ठीक है। जैसे इस तरफ है वैसे इस तरफ है, इसको इस तरह से हम देखेंगे। ये वाला हिस्सा यानी कि जो महासागर से जो एकदम तटीय क्षेत्र का जो भाग जलमग्न होता है, उसी को हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं। और एक ऐसा क्षेत्र जो महाद्वीपीय मग्न से तुरंत संलग्न होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की ढाल प्रवणता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग महाद्वीपीय मग्न ढाल बोलते हैं। और महाद्वीपीय उभार का मतलब होता है ये संक्रमण क्षेत्र होता है जो गंभीर सागरीय मैदान और महाद्वीपीय मग्न ढाल के बीच होता है, ठीक है। इसका जो प्रवणता जो इसकी होती है वो गंभीर सागरीय मैदान से ज्यादा होती है, लेकिन महाद्वीपीय मग्न ढाल से कम। और ये पूरा क्षेत्र जो महासागर का सबसे
बृहद क्षेत्र यानी कि जो सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है महासागरीय नितल की उच्चावच में, उसे हम लोग गंभीर सागरीय मैदान के नाम से पुकारते हैं। अब मुझे लगता है मोटा मोटा आपका ये क्लियर हो गया होगा, ये इसके अंदर हम लोग को यही पढ़ना है। एक अलग से टॉपिक आप बना सकते हैं, नंबर 5 महासागरीय गर्त। ठीक है, जैसे ये गर्त है, खाई है, ठीक है, ये मतलब गंभीर सागरीय मैदान में कहीं कहीं पे कुछ और काफी तीक्ष्ण गहराई वाले, काफी अधिक गहराई, काफी अधिक तीक्ष्ण गहराई वाली 11,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर की गहराई वाली आकृतियां पाई जाती हैं, खाइयां पाई जाती हैं, गर्त पाए जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है जिसका सबसे अधिक गहरी खाई कौन सी, तो मेरियाना ट्रेंच जो कि फिलीपींस के आसपास है, तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो ये बात क्लियर होगी। आप देखिए महासागरीय उच्चावचों का वितरण है, इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि ये जो ये है, ये जो चारों पांचों टॉपिक है, इनकी जो प्रमुख महासागर हैं, उन महासागरों में इनकी क्या स्थिति है, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण आप देखते हैं तो हमको पता है कि जब इस टॉपिक में आते हैं तो हम लोग 3 मेन महासागर हैं, शांत, अटलांटिक और हिंद, इन्हीं तीनों महासागरों में इनका अध्ययन करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर की जो स्थिति है, आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं महासागरीय नितल के उच्चावच के परिचय। चलिए, परिचय। तो महासागरीय नितल के उच्चावच के परिचय में हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थल रूपों, स्थलाकृतियों या उच्चावचों की उत्पत्ति का कारण क्या है, भूसंचलन है, अर्थ मूवमेंट। ठीक है, स्थल खंडों की भांति महासागरीय क्षेत्रों में अंतर्जनित भूसंचलन और बहिर्जनित भूसंचलन के सम्मिलित प्रभाव से महासागरीय क्षेत्रों में या महासागरीय नितल पर विभिन्न प्रकार की उच्चावचों का निर्माण हुआ है। यानी कि पहली बात ये दिमाग रखिए कि पृथ्वी पर स्थल रूपों की उत्पत्ति का कारण क्या है, भूसंचलन है। ठीक है, अब पृथ्वी में ही स्वाभाविक है, पृथ्वी में ही स्वाभाविक है, स्थलखंड भी है और जल भी है। अब जल का मतलब यहाँ हो गया महासागर। ठीक, और भूसंचरण का मतलब हो गया कि दो तरह का भूसंचरण होता है, एक अंतर्जनित और एक बहिर्जनित भूसंचरण होता है। तो जिस तरह से स्थल खंडों पर निर्मित विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों या स्थल रूप का मतलब यहाँ उच्चावच हो गया, उत्पत्ति का कारण क्या है, भूसंचरण, उसी प्रकार जल अर्थात महासागरीय क्षेत्रों में, महासागरीय नितल पर निर्मित विभिन्न प्रकार के उच्चावचों की उत्पत्ति का कारण क्या है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित, यानी कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के सम्मिलित प्रभाव से जलीय क्षेत्रों में या महासागरीय नितल पर निर्मित विभिन्न प्रकार के महासागरीय नितल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण होता है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब महासागरों की औसत गहराई, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर मानी गई, जबकि स्थल खंडों की औसत ऊंचाई 840 मीटर मानी गई। और इनको जो औसत ऊंचाई, औसत गहराई, यानी कि जो ये विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, ऊंचाई और निचाई वाले स्थानों की, इसको हम लोग हिप्सोमीट्रिक कर्व या हिप्सोग्राफिक उच्चता मितिक
वक्र या अंग्रेजी में हिप्सोग्राफिक कर्व या इसी का मीट्रिक कर दीजिए, मीट्रिक कर्व के द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो परिचय में बस इतना ही है कि ये सारी चीजें हैं, ये पृथ्वी की सतह पर निर्मित द्रोणिकार के स्थलाकृतियों की उत्पत्ति का कारण संचलन है। स्थल खंडों की भाग महासागरीय क्षेत्रों में भी अंतर्जनित और बहिर्जनित भूसंचलन के समृद्ध प्रभाव से विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों अथवा अर्थात ढांचों का निर्माण होता है। जो बाद के अध्ययन में एक अनुमान निकाला गया कि जो औसतन गहराई है महासागरीय क्षेत्रों 3800 मीटर है तथा स्थल खंडों पर जो औसतन ऊंचाई है कितनी 840 मीटर है। इनको महासागरीय क्षेत्रों में जो भी उच्चावच है उनको उच्चता मितिक वक्र के द्वारा या हिप्सोग्राफिक या मीट्रिक कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिचय। अब आगे चलिए। अब विभिन्न प्रकार के उच्चावच, इसमें पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये महाद्वीपीय मग्न का मतलब होता है महाद्वीप तटीय क्षेत्र का वह जल भाग, जो वह भाग जो जल में डूबा रहता है उसको हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यानी कि तटीय जलमग्न तटीय भाग का मतलब क्या हो गया, जलमग्न तटीय भाग। ठीक है, ये है, इसी को हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसकी औसतन चौड़ाई गहराई 100 फैथम है, 100 फैथम। और जबकि हम जानते हैं कि 1 फैथम बराबर होता है 6 फीट। इसी तरह से इसका ढाल अथवा प्रवणता 1 डिग्री से 3 डिग्री तक है। ठीक है, ये है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि जलमग्न तटीय भाग ही महाद्वीपीय मग्न तट है। इसकी औसतन गहराई कितनी है, 100 फैथम है, 1 फैथम में 6 फीट होता है। ढाल अथवा प्रवणता जो है इसकी 1 डिग्री से 3 डिग्री तक है। ठीक है, अब ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है ये क्षेत्र इसकी चूंकि इसमें ढाल ज़्यादा है नहीं तो स्वाभाविक है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का निक्षेप काफ़ी अधिक होता है। इसी तरह से चूंकि ये क्षेत्र गहरा भी ज़्यादा नहीं है, कम गहरा, इसलिए यहाँ पे सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणों से यह क्षेत्र प्रकाशित रहता है। इन वजहों से ये क्षेत्र जो है जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी धनी होता है। इसलिए इसे महासागरीय पायतंत्र का आधार भी कहा जाता है। जो महासागरीय पायतंत्र की जो रिचनेस है उसके आधार में इसको शामिल किया जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति तथा सूर्य प्रकाशित मंडल वाला एरिया होने के कारण यह क्षेत्र जो है समुद्री पायतंत्र के विकास का मुख्य आधार है।
अकार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के निक्षेप, ठीक है, प्लस प्रकाशित मंडल, ठीक है, इनकी वजह से क्या है ये समुद्री पारितंत्र के विकास का ये आधार है, ठीक है। यानी कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी काफी रिच क्षेत्र है, काफी धनी क्षेत्र है। तो ये आपका महाद्वीपीय मगरमच्छ है। अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें है कि इसके निर्माण के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, महाद्वीपीय मगरमच्छ कैसे बने होंगे। इस विद्वानों ने कुछ कारण गिनाए हैं। एक तो कारण ये गिनाया गया है महाद्वीपीय मगरमच्छ की उत्पत्ति के कारण। इसमें एक तो है समानांतर भ्रंशन की क्रिया। ये कहते हैं कि इसके समर्थक विद्वान कहते हैं कि महाद्वीप तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपीय समुद्र के तटीय क्षेत्रों में समानांतर भ्रंशन की क्रिया के द्वारा कुछ भाग जो है पानी के अंदर चले गए, जिससे जो है महाद्वीपीय मगरमच्छ का निर्माण हुआ। इसी तरह से प्लेस्टोसीन युग, प्लेस्टोसीन हिमयुग, और एक और कारण में संवहन तरंग, ये संवहन तरंग। अब देखिए समानांतर भ्रंशन का मतलब समझ ही रहे हैं, भ्रंशन और संवहन इस तरह की प्रक्रियाएं जो मूवमेंट में आपको पढ़ने को मिलेगी, भूसंचरण मिलेगा। भ्रंशन का मतलब होता है कोई चट्टान टूट जाए, पहले तनाव होता है, क्रैकिंग होती है, दरार पड़ता है, तो भ्रंशन की प्रक्रिया जो चट्टानें टूट करके अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएंगी, फिर या तो आमने सामने खिसकेंगी या ऊपर नीचे से ऊपर नीचे खिसकेंगी। तो इस तरह से प्रक्रिया के द्वारा महाद्वीपीय मगरमच्छ का निर्माण होता है। इस तरह प्लेस्टोसीन हिमयुग का मतलब होता है, देखिए जब पृथ्वी की भूगोलिक समय सारणी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे जो चतुर्थ युग है, जिसे आप क्वाटरनरी एज कहते हैं, उसमें उसको दो मेन भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वाटरनरी युग में जब आप जाएंगे तो उसमें एक तो है प्लेस्टोसीन, एक है होलोसीन। तो हमको पता है हम लोग इसी में है, ये वर्तमान है, और 10,000 वर्ष पहले यही रहा होगा, ठीक है। इधर का ये होलोसीन है, होलोसीन के जस्ट पहले प्लेस्टोसीन युग था, और ये क्योंकि ये हिम युग था, आइस एज था, ठीक है। तो आइस एज की वजह से क्या हुआ, महासागरीय क्षेत्र का जो जलस्तर काफी डाउन हो गया, तो उस वजह से अपर्दन का कार्य चला। अपर्दन की वजह से बहुत सारे स्थलों का कटाव हो गया जो समुद्र तटीय क्षेत्र में था। तो और जब होलोसीन एज आया तो फिर जलस्तर अचानक बढ़ा। तो इससे क्या हुआ कि जो क्षेत्र महाद्वीप और महासागर के मिलन बिंदु पर थे वो समुद्र के अंदर चले गए, और वो क्षेत्र महाद्वीपीय मगरमच्छ में कन्वर्ट हो गए। तो आगे देखिए संवहन तरंग का मतलब, आप प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि प्लेटें गतिशील है। पहली बात तो क्या है, प्लेटें गतिशील है, और प्लेटों की गतिशीलन के कारणों में आपको बताया 3 कारण बताए गए होंगे। एक तो संवहन तरंग बताया गया, एक कटक दबाव बताया गया होगा, एक स्लैब खिंचाव। इसको हम लोग यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। संवहन तरंग जो है वो एक साइकिल के रूप में चलता है, एक चक्र बनाता है। कहीं उसकी उठती हुई आरोही शाखा हमारे सतह की ओर होती, कहीं कहीं उसकी अवरोही शाखा होती। जैसे ऐसे मान लीजिए, जैसे ये है, ऐसे देखिए, ये ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये ऐसे हो गया। तो अब देखिए ये तीर ऐसे लगा दीजिए, ये ऐसे लगा दीजिए, ये ऐसे लगा दीजिए, ये ऐसे लगा दीजिए, और ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया।
ये देखिए आरोही शाखा है, और ये अवरोही, ये अवरोही शाखा है। ठीक है, अब ये वाला क्षेत्र जो है, जब ये क्षेत्र जहां भी होगा उस क्षेत्र में क्या होगा, वो सतह को कमजोर करके और कमजोर कर देगा, और ये अपनी तरफ से उसको सतह को खींचेगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ क्षेत्र में क्या होगा, थोड़ा सा अवतलन हो जाएगा। अवतरण माने सतह नीचे धसक जाएगी, और इससे क्या होगा, अगर ये प्रक्रिया उस महाद्वीप और महासागर के सम्मिलन क्षेत्र में हो रहा है, मिलन यानी मिलने वाले क्षेत्र में हो रहा है ये प्रक्रिया, ये समांतरण की ये समांतरण का ये भाग वहां पे स्थित है, तो स्वाभाविक इस तरह की प्रक्रिया होगी, तो तटीय क्षेत्र का जो स्थलखंड है वो नीचे चला जाएगा, और इस तरह महाद्वीपीय मौजूद का निर्माण हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है महाद्वीपीय मौजूद के बारे में जानकारी लोगों के पास आ गई है। महाद्वीपीय मौजूद का मतलब उन्होंने सीखा ही कि भाई तटीय तटीय क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का जो जलमग्न भाग है, यानी कि जलमग्न तटीय भाग ही क्या है, महाद्वीपीय मौजूदन है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक है महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न ढाल तो हम बोलते हैं कॉन्टी स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप देखिए, महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीपीय मग्न तट तथा महाद्वीपीय उभार के मध्य, जैसा कि पूर्व में चित्र दिखाया था मैंने, के बीच एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की ढाल प्रवणता काफी ज्यादा, ढाल प्रवणता ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में अवसादों का निक्षेपण नगण्य मात्रा में होता है, लेकिन अपवर्तन का कार्य होता है, इसलिए यहाँ पे अंतः सागरीय अंतः समुद्री घाटियां पाई जाती है, जिसे हम लोग कैनियन कहते हैं। ये चीजें हैं तुला के, यानी कि महाद्वीपीय मग्न से जस्ट सटा हुआ महासागर का वह हिस्सा जहाँ की ढाल प्रवणता काफी अधिक होती है, और इस क्षेत्र में चूंकि अपवर्तन कार्य होता है, इसलिए यहाँ पे अंतः समुद्री घाटियों, जिसे हम लोग कैनियन कहते हैं, का निर्माण होता है। और दूसरी चीज, चूंकि प्रवणता ज्यादा होती है, इसलिए इस क्षेत्र में निक्षेपण कार्य नगण्य मात्रा में होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, ये चीज और आपको दिमाग में रखना है कि जो ये क्षेत्र होता है, इसमें जो कैनियन बनते हैं वो हम लोगों ने, जैसे कि जब हम लोग नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति में पढ़ते हैं कि उसमें नदी द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में बी आकार की घाटी बढ़ते हैं, तो बी आकार की घाटी की जो शुरुआती अवस्था होती है वो गार्ज या कैनियन के रूप में होती है, यानी कि बी आकार का जो शुरुआती स्टेज होता है उसे हम लोग गार्ज अथवा कैनियन कहते हैं, प्रकार की घाटियां ही होती है। तो इसी तरह से जब महाद्वीपीय मगर ढाल वाले क्षेत्र में जो कैनियन बनता है उसे हम लोग अंतः समुद्री कैनियन कहते हैं। अब देखिए इसका औसतन ढाल जो होता है वो औसतन ढाल 5 डिग्री होता है। औसतन ढाल 5 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, तो एक और फैक्ट हम लोग याद करते हैं कि ये क्षेत्रफल मतलब परसेंटेज के दृष्टिकोण से किस तीनों महासागरों में कहाँ पर ये अधिक पाया जाता है, तो प्रतिशत के मामले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न ढाल प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे ज्यादा अटलांटिक में पाया जाता है, उसके बाद प्रशांत में पाया जाता है, उसके बाद हिंद महासागर में पाया जाता है। और एवरेज कितना है, यानी कि टोटल
जो महासागर है, महासागरीय क्षेत्र, उसमें 8.5% क्षेत्र में महाद्वीपीय मंगल ढाल पाया जाता है। इसी तरह से पूर्व का जो टॉपिक था महाद्वीपीय मंगल तट, वहां पे ये फैक्ट था महाद्वीपीय मंगल तट ये 8.6%, यानी संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के 8.6% क्षेत्र में महाद्वीपीय मंगल तट पाया जाता है। और उसका जो है यही यही फिर है कि महाद्वीपीय मंगल तट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? प्रशांत में। वैसे नहीं, टोटल में तो महासागर आपको प्रशांत महासागर बड़ा वही होगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत और हिंद, यानी ये तो सेम है, बस आगे थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं, 8.6 है 8.5, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए महाद्वीपीय मंगल ढाल में आपने दो चीजें पढ़ी, इसकी प्रवणता अधिक होती है इसलिए यहाँ पे शब्दों का निक्षेपण नहीं होता। दूसरी चीज आपने पढ़ा कि त्वरण के कार्यों के द्वारा यहाँ पे कैनियन, अंतः समुद्री घाटी, जिसे अंतः समुद्री कैनियन कहते हैं, उसका निर्माण होता है। अब अंतः समुद्री कैनियन जो है उसको लेकर के, उसका निर्माण कैसे हुआ उसको लेकर के विभिन्न विचारकों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया है। जैसे डाना का, यानी कि कैनियन, एक मिनट, समझ सिद्धांत, यानी कि इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुई होगी। तो पहला सिद्धांत है डाना का भूपृष्ठ अपवर्तन का सिद्धांत, यह है, ठीक है। दूसरा है पंख तरंग सिद्धांत। तीसरा है अंतः सागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत। एक है नंबर 4 पटल विरूपणी सिद्धांत। अब देखिए ये चार तरह के सिद्धांत दिए गए। अंतः डाना का भूपृष्ठ अपवर्तन का सिद्धांत, इसका समर्थन जो है, इसका समर्थन सैफर्ड ने भी किया है, सैफर्ड ने भी किया है, ठीक है। और ये कहते हैं कि निम्नवर्ती अपवर्तन के द्वारा स्थलीय सागरीय क्षेत्र से संलग्न स्थल खंडों का निम्नवर्ती अपवर्तन के द्वारा अपवर्तन होता है, जिस कटाव होता है, जिसकी वजह से स्थलखंड तटीय क्षेत्र यानी महासागर से संलग्न स्थलखंड जलमग्न हो जाता है। यानी कि निम्नवर्तीय अपवर्तन के द्वारा महासागर से संलग्न समीप स्थित स्थलीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अपवर्तन के द्वारा कटाव होने से जलमग्न हो जाता है स्थलीय वो स्थलखंड, इस वजह से जो है महाद्वीपीय सॉरी हम लोग का कैनियन चल रहा है ना। ये कहते हैं कि कैनियन मतलब निम्नवर्तीय अपवर्तन होता है ताकि महाद्वीपीय मंगल ढाल पे एक्चुअली कैनियन जो है ना महाद्वीपीय मंगल ढाल और महाद्वीपीय मंगल क्षेत्र दोनों में उसका विस्तार होता है, लेकिन ज्यादातर महाद्वीपीय मंगल ढाल पर कैनियन पाया जाता है। तो निम्नवर्तीय अपवर्तन के द्वारा या ऊर्ध्वाधर अपवर्तन के द्वारा या लंबवत अपवर्तन के द्वारा इसका कटाव होता है, ठीक है। और कटाव होने से इस तरह से कैनियन का निर्माण हो जाता है। हालांकि ये क्या नाम है, डेविस इसका विरोध करते हैं। डेविस कहते हैं कि इतनी इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण, इतनी बड़ी स्थलाकृति का निर्माण निम्नवर्तीय अपवर्तन के द्वारा संभव नहीं। आगे देखिए है पंख तरंग सिद्धांत, इसको हिंदी बोलते हैं
टर्बिडिटी, करंट, टर्बिडिटी करंट थ्योरी इसका नाम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि जो जल जल होता है उसमें पंख मिला होता है। पंख का मतलब होता है अवसाद होता है, यानी कि जैसे आप बालू है, ठीक है, इस तरह से पंख होता है। पंख पानी मिला रहता है, जल में मिला रहता है, महासागरीय जल में, और उसके द्वारा अपर्दन होने से, उसके द्वारा कटाव होने से ये कैनियन, अंतः समुद्री कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके समर्थन देखिए कौन कौन, इसमें डेविस है, डेली है, इधर है। इसके समर्थन में कौन है? डेविस, डेविस, डेली और इधर डेविस, डेली इधर इसके समर्थक बोल बैठता है। पटल विरूपण सिद्धांत का मतलब ये है कि अंतःसागरीय घन तरंग सिद्धांत का मतलब ये है कि जो जल का जो घनत्व है, जल जो समुद्री जल का जो घनत्व है, उसके वजह से जो जल के द्वारा जो तरंग, जल में जो तरंग बनता है उसके द्वारा जो कटाव होता है। तरंग तो देखिए जब आप पढ़ेंगे ना महासागरीय जलधारा, तो उसमें तरंग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इस तरह की चीजें मिलेंगी। तो घनत्व में डिफरेंस, तो भारी तरंगे मतलब भारी घनत्व वाली जो जल होते हैं वो नीचे बढ़ करके उसमें कटाव करती है, नीचे वो नीचे जाएंगी, पानी जो पानी वाली वो नीचे जाएगा और इस तरह से कटाव करेगा। तो ये इसके भी समर्थक बोल देता है, जैसे साइंटिस्ट ऑफ फ्लोरेंस है, साइंटिस्ट ऑफ फ्लोरेंस, अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत। और पटल रूप में सिद्धांत का मतलब सब लोग पढ़े, अर्थ मूवमेंट में, वो सिद्धांत में ये है कि गतिशील इस वजह से अंतर्जनित और बाह्यजनित भूसंचरण होता है। इसमें हम लोग इसमें डालते हैं टंसन एवं संबलन। इस प्रक्रिया के द्वारा जो होता है, विभिन्न प्रकार, इस प्रक्रिया के द्वारा कैनियन का निर्माण होता है। संवहन का मतलब, संबलन का मतलब बलन ही, बलन का मतलब होता है चट्टानों में मुड़ाव, प्रदर्शन का मतलब शून्य चट्टानों की धारा। इस वजह से चट्टानों के खिसकने से कुछ भाग का मतलब नीचे से गहराई में जाने पर गर्त या खाई के रूप में, सारी घाटी के रूप में इस तरह की चीजें बन जाती है। ठीक है, ये सिद्धांत है, इसको याद करिए, धारणा का भूपृष्ठ प्रदत्त सिद्धांत, पंख तरंग सिद्धांत, अंतःसागरीय घन तरंग सिद्धांत, पटल विरूपण सिद्धांत, ये आता है। अंतःसागरीय घन तरंग का मतलब हो गया कि जो जिन तरंगों का घनत्व अधिक होगा वो निम्नवर्तीय अपरदन के द्वारा, कटाव के द्वारा इस तरह की निर्माण, कैनियन का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया महाद्वीपीय मगरमच्छ आपका। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए है महाद्वीपीय उभार। कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, इसका मतलब यही है कि यह एक संक्रमण क्षेत्र है जो कि महाद्वीपीय मंगढाल और गंभीर सागरीय मैदान के मध्य स्थित है। ठीक है, इसकी जो प्रवणता है वो महाद्वीपीय मंगढाल की तुलना में कम है, जबकि महाद्वीप गंभीर सागरीय मैदान की तुलना में अधिक है। बस इतना ही। महाद्वीपीय महाद्वीपीय मंगढाल तथा गंभीर सागरीय मैदान के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र को ही महाद्वीपीय उभार कहते हैं, जिसकी प्रवणता अथवा ढाल महाद्वीपीय मंगढाल की तुलना में कम, जबकि गंभीर सागरीय मैदान की तुलना में अधिक है। बस इतना ही इसके बारे में आपको रखना है। ठीक है, आगे चलिए। गंभीर सागरीय मैदान है, गंभीर सागरीय मैदान, ठीक है, डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन। ठीक है, ये
महासागर के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाया जाता है, लगभग 75.9% क्षेत्र में ये संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के लगभग 76% क्षेत्रफल में पाया जाता है। और प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक किस महासागर की सबसे ज्यादा, किस महासागर में सबसे ज्यादा इसकी विद्यमानता है, तो प्रशांत महासागर है। और इसके बाद है अटलांटिक महासागर, इसके बाद है हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये है, इसको याद रखिए। बाकी अब देखिए डीप सी प्लेन, गंभीर सागरीय मैदान का वह हिस्सा चित्र में हम लोगों ने देखा ही था, जैसे दिखाया ही था शुरुआती दौर में, वह हिस्सा जो भूसंचलन से प्रभावित होता है या जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम लोग बोलते हैं अवाइसल। आगाध मैदान कहते हैं। अब इस क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा कुछ जलमग्न जो पहाड़ियां बनती हैं, उसे हम लोग सी माउंट अथवा बुयोट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र रहते हैं ऐसे ऐसे, ये जो है सी माउंट है, और ये क्या है, ये बुयोट है। ठीक है, सी माउंट है और बुयोट कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इस तरह की पहाड़ियां बन जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सी माउंट या गोइड। सी माउंट का मतलब ये किसकी, इसका जो शिखर होता है नुकीला होता है, जबकि गोइड का शिखर क्या होता है, सपाट होता है, चौरस होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब दूसरी चीज ये होता है कि इसी क्षेत्र में, ये जो डीप सी प्लेन है, इस क्षेत्र में कटक भी पाए जाते हैं। कटक 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 देखिए, कटक एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है जो कि काफी लंबी और सकरी, यानी कि लंबाई, जिसकी लंबाई भी काफी अधिक होती है और ये काफी सकरे क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसका निर्माण जो होता है वो अपसारी प्लेट सीमांतों पे अक्सर महासागरों में देखा गया है। अपसारी प्लेट सीमांत का मतलब समझिए, मतलब जब आप पढ़ेंगे प्लेट विघटन की सिद्धांत, तो उसमें आपको मिलेगा कि प्लेटों का संचलन 3 तरीके से होता है। एक अपसारी संचलन होता है, अपसारी का मतलब जैसे प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाए, और अभिसारी संचलन का मतलब होता है प्लेटें जब एक दूसरे के पास है, अभिसारी कन्वर्जेंस। ठीक है, और समानांतर संचलन का मतलब होता है जब प्लेट एक दूसरे के समानांतर चले, ऐसे भी चल सकती है और ऐसे भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो समानांतर प्लेट संचलन हो गया, ये अभिसारी हो गया, ये अपसारी संचलन हो गया। तो ये जब कंडीशन होती है किसी क्षेत्र में, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए अटलांटिक महासागर में एक बहुत प्रसिद्ध रीजन जिसे हम लोग बोलते हैं मिड अटलांटिक कटक। मिड अटलांटिक कटक में यही दशा है, प्लेटें क्या है उस एरिया में ऐसे एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या होगा, ऐसे कटक बन गया है, ऐसे पहाड़ियां बन गई है, ऐसे प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही है, तो अंदर से पृथ्वी के आंतरिक भागों से गर्म गलित मैग्मा के बाहर आने से और लावा के उसके निक्षेप होने से इस भ्रंश घाटी के, ये जो दरार घाटी, भ्रंश घाटी, इसके दोनों तरफ लावा के निक्षेप होने से कटक का निर्माण हुआ है। तो कटक भी इस डीप सी प्लेन की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है। सी माउंट हो गया। और तीसरी चीज एक मिलेगा आपको गर्त, महासागरीय गर्त। गर्त क्या है, एक प्रकार के गहरी तीक्ष्ण खाइयां होती हैं, गहरी तीक्ष्ण खाइयां होती हैं। गर्त का मतलब, गर्त और खाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। खाई थोड़ी सी लंबाई लिए होती है, जबकि जो गर्त होता है सीधे एकदम खड़े ढाल वाले गर्त होते हैं, खाइयां थोड़ी सी लंबाई लिए होती है। ठीक है, ये गर्त। अब गर्त के साथ ये है कि गर्त जो बनता है वो अभिसारी प्लेट सीमांत पर बनता है, जिसे आप ये अभिसारी प्लेट सीमांत पर जब एक प्लेट भारी होती है और एक प्लेट हल्की होती है, तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जाती है। एक चीज दिमाग में रखिए, भारी प्लेट जो होगी वो अभिसारी महासागरीय प्लेट होगी,
जबकि जो महाद्वीपीय प्लेट होगी वो हल्की होगी। तो अभिसारी महाद्वीपीय और अपसारी महासागरीय प्लेट सीमांतों के संचलन के कारण, ठीक है, भारी प्लेट के अपेक्षाकृत हल्की प्लेट के नीचे छेपड़ होने से महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए इस फिगर में ऐसे हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये गर्त यही है, ये सांकेतिक है सर, ये क्या है, ये गर्त है, ठीक है। चलिए देखता हूँ, बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए ये सांकेतिक जो प्लेट हम बना रहे हैं, ये है, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, यही गर्त, यही गर्त। भारी प्लेट ही मान लीजिए महासागरीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांतों के अभिसरण एवं टक्कर के कारण, अक्सर वो टक्कर होती है, अभिसरण के कारण भारी प्लेट नीचे जाती है, तो जहां पर जाती है वहीं भी गर्त बनता है। अब अगर वो महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत है तो जो गर्त बनेगा वो महाद्वीप से एकदम संलग्न क्षेत्र में बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक प्लेट महासागरीय है, दूसरी भी महासागरीय है, ठीक है, महासागरीय दोनों, तो जो गर्त बनेगा वो तटीय क्षेत्र में नहीं बनेगा बल्कि थोड़ा सा दूर खुले महासागरों में बनेगा। तो जहाँ पे महासागरीय जैसे कि जापान के पास जितने भी गर्त है सब एकदम तटीय क्षेत्र से संलग्न नहीं है बल्कि थोड़ा सा दूर बने हैं, ठीक है। तो महासागरीय अभिसारी संचलन जहाँ होगा वहाँ पे जो गर्त बनेगा वो खुले महासागरों में बनेगा, जबकि महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी प्लेट संचलन जहाँ होगा वहाँ पर जो गर्त बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो महाद्वीपीय तट से संलग्न बनेगा। जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में जो बनता है गर्त, पश्चिमी क्षेत्र में जो पश्चिमी भाग में जो गर्त बनता है वो महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारी प्लेट संचलन के कारण बनता है, इसीलिए एकदम तट से एकदम संलग्न सारे गर्त, ठीक है। जबकि जो जापान के पास मैंने एग्जाम्पल बताया वो चूंकि जो यूरेशियन प्लेट है जिसे आप एशियन प्लेट कहते हैं, एशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट जहाँ मिलते हैं, देखिए एशियन प्लेट में थोड़ा सा महासागर का हिस्सा भी है और महाद्वीप का हिस्सा है, इसलिए वो प्लेट हल्का सा हल्की हुई। जबकि पैसिफिक प्लेट क्या है, शांत महासागरीय प्लेट पूर्णतया महासागरीय है, इसलिए वो अंदर जाती है। लेकिन वो उन लोगों का मिलन स्थल कहाँ है, वो तटीय क्षेत्र में न होकर के थोड़ा सा दूर महासागरीय क्षेत्र में, इसलिए वहां पे मिला के जो दो प्लेटों का जो मिलन वाला क्षेत्र होगा वहीं गर्त बनेगा। तो वो जो मिलन वाला क्षेत्र वो कहाँ है, वो जापान के पूरब में है, इसलिए वहां पे जो गर्त बनता है वो तटीय क्षेत्र में न बन करके जो है थोड़ा सा दूर खुले महासागरों बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्लेट एक महाद्वीपीय होगा एक महासागरीय होगा और अभिसारी संचलन अगर हुआ तो गर्त जो है बनेगा महाद्वीपीय तट से संलग्न बनेगा। अगर दोनों प्लेट महासागरीय हैं और अभिसारी संचलन हो रहा है तो जो गर्त बनेगा कहाँ बनेगा, वो तट से संलग्न न बन के दूर खुले महासागरों में बनेगा। तो बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। तो इसमें ये जो टॉपिक है इसमें दो तीन चीजें आपको मिली होंगी, एक तो मिला कटक, तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिसारी प्लेट संचलन के कारण भ्रंश घाटियों से होकर होने वाले ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा मैग्मा के निक्षेपण से, भ्रंश घाटी के दोनों तरफ मैग्मा के निक्षेपण से कटक का निर्माण होता है। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि गर्त हमने बताया, जो भी पूर्व बताया कि भाई गर्त जो होता है एक प्रकार का तीक्ष एक काफी निम्न भूमि होती है डीप सी प्लेन में, महासागरीय क्षेत्रों में, और उसमें कंडीशन बताया गया कि महाद्वीपीय महासागरीय अगर अभिसारी प्लेट संचलन अभिसारी संचलन है तो गर्त महाद्वीपों के निकट बनेगा, और अगर वो महासागरीय अभिसारी प्लेट संचलन है तो गर्त दूर खुले महासागर में बनेगा। तो ये बात होगी मेरे सबसे क्लियर होगा। अब देखिए जो अगला टॉपिक आपका है, इसको हम लोग इसी को क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में उस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। ओके।
तो देखिए और रिस्पॉन्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।